नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद से सियासी गलियारों में अब जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई है। गृह मंत्रालय को मिले खुफिया इनपुट के बाद से भोपाल और दिल्ली में उनके सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। राजधानी स्थित उनके सरकारी आवास के बाहर अतिरिक्त बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और सुरक्षा जांच को और सख्त किया गया है। और इस फैसले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ इसे केंद्रीय स्तर पर बढ़ती जिम्मेदारियां और संभावित खतरों से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि राजनीतिक गलियारों में इस भविष्य की संभावित भूमिका या फिर संदेश के रूप में भी पढ़ा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सुरक्षा एजेंसियां इसे केवल एहतियातन और खुफिया इनपुट के आधार पर उठाए गए कदम मान रही है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एम्स की लेडी डॉक्टर ने की खुदकुशी की कोशिश और ड्यूटी के बाद घर पर जहरीला इंजेक्शन लेकर की खुदकुशी और पति ने देखा और तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल डॉक्टर रश्मि वर्मा की हालत गंभीर बनी हुई है और इमरजेंसी ट्रामा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर रश्मि। और गुरुवार को रश्मि अपनी पूरी ड्यूटी करने के बाद पति डॉक्टर रतन वर्मा ने बताया कि घर पर सब सामान्य था और 72 घंटे बाद ही मिल सकेगी स्थिति की स्पष्ट जानकारी। और ऐसे में मौके पर नहीं कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला और गरीब मरीजों का खुद खर्चा उठा रही है डॉक्टर रश्मि। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो डॉक्टर रश्मि है उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की और इसके बाद से 72 घंटे के बाद भी नहीं मिली कोई भी सुराग और मौके पर कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है, ना ही कोई संदेश साझा किया गया है। और ऐसे में रश्मि ने खुद को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत की तरफ बढ़ने की कोशिश की और ऐसे में एम्स की लेडी डॉक्टर ने खुदकुशी की कोशिश की है। शक्ति जिले के न्यायालय में आज साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी समझौते के जरिए कई पुराने और लंबित मामलों का समाधान किया गया और इस आयोजन से आम जनता को बड़ी राहत मिली। इसके साथ ही डाबर सिविल कोर्ट में आयोजित इस लोक अदालत में 100 से अधिक प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया और सबसे अधिक भीड़ बैंकों से जुड़े मामलों के लिए देखी गई, जिसमें लगभग 60 रिकवरी प्रकरण भी शामिल थे। और इसके अलावा बिजली विभाग, मोटर दुर्घटना और पारिवारिक विवादों से जुड़े कई अन्य मामले भी निपटाए गए। न्यायालय परिषद में पक्षकार सुबह से ही मौजूद थे और आपसी समझौते के आधार पर फैसलों से लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से मुक्ति मिली और तत्काल न्याय भी प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ इस साल का आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया सिविल न्यायालय डबरा में, जिसमें लगभग हमारे यहाँ 100 प्रकरण जो है वो इस न्यायालय में लंबित जो प्रकरण है आपराधिक सिविल जो राजीनामा योग्य है वो रखे गए हैं और प्री लिटिगेशन के 600 लगभग प्रकरण यहाँ पर बैंक या अन्य से संबंधित रखे गए हैं, इसके अतिरिक्त भोग प्रकरण भी इसमें आते हैं जो समरी प्रकरण है, जिसमें सब 200 से 250 प्रकरण हमारे यहाँ समरी के निराकरित होने की संभावना है। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक प्रकरणों को हम राजीनामा से खत्म कर सके, इसलिए इस लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। अभी तक वर्तमान में करीब 20 प्रकरण निराकरित हो चुके हैं और आप लोगों से अपील है कि इस लोक अदालत का फायदा उठाएं और राजीनामा से प्रकरण निराकरित करने के लिए न्यायालय में शीघ्र उपस्थित है। हमारे यहाँ इस साल का आखिरी राष्ट्रीय लोक आदिवासी समाज के नेता स्वर्गीय जीवन ठाकुर की संदिग्ध मौत के मामले में आज बड़ा अपडेट सामने आ गया है। जीवन ठाकुर के पुत्र नीरज ठाकुर और ग्राम मायाना के पूर्व सरपंच सोप सिंह की रात्रि में जिला जेल में रिहा कर दिया गया और रिहाई के बाद समाज और परिवार के लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने पहुंचे। नीरज ठाकुर ने जेल में हुई घटनाओं और प्रताड़ना का खुलासा करते हुए बताया कि उनके पिता और मामा को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। नीरज के अनुसार जेल प्रशासन द्वारा उनके पिता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्हें खाने पीने और दवाइयों जैसी बुनियादी सुविधाएं समय पर नहीं दी जा रही थी, जिससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। और जानकारी के अनुसार 2 दिसंबर को जीवन ठाकुर को बिना किसी पूर्व सूचना के रायपुर सेंट्रल
सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां पर 4 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। परिवार को इसके बारे में कई घंटों बाद जानकारी दी गई, जिससे पूरे आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। और आज नीरज ठाकुर और शोभ सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि जेल में डॉक्टर और जेलर द्वारा उनसे के साथ अवमाननीय और अभद्र व्यवहार भी किया गया और इस घटना को लेकर समाज में रोष और चिंता अभी भी जारी है। 12-10 के हम लोग आए थे यहाँ जेल में, और एक नंबर के जो रग है ना, वहाँ तीनों लोग थे। तीनों लोग के बाद जब उसका तो पहले से थोड़ा हुई, तो ओकर बाद फिर हॉस्पिटल लाए के बाद फिर इन लोग का तुम अलग अलग रहो, इनको बिस्कुट खिलाते हो, वो खिलाते हो, ये करते हो, ऐसे करके झोला तलाशी करें। उसके बाद मेरे को एक कमरा में, इसको 4 नंबर, मेरे को 3 नंबर में ले के ये कर दिन, अकेला वहाँ छोड़ दिन भाई को। जब भाई को अकेला छोड़े ना, उसके बाद बोला हम धर धर के जहाँ दवाई देते ना, वहाँ दोनों जन भाचा सन लाने के बाद उसको यहाँ छोड़ दो, और तब वहाँ पर जैसे दीवार में हम उसको ऐसे लेटा दें, ऐसे उठा के, और उसके बाद तुम चले जाओ, एक तो टीना सेट है वहाँ पर तू रहना, ऐसे करके। अब वहाँ का दवाई दें दादा कि इंजेक्शन लगाएं, क्या करें, वो हम लोग कोई मालूम नहीं है। 12 तारीख को हम लोग यहाँ को लाया गया था। उसके बाद यहाँ आने के बाद दोबारा और हॉस्पिटल ले गए, तबीयत खराब हुआ था तो 2 बार हॉस्पिटल ले गए थे ना। तो डॉक्टर हैं यहाँ पे वैभव भास्कर और वर्म, उनका नाम पता नहीं, फार्मेसी का। वो लोग हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसा मांग के थे, पहले भी पैसा दिया था भाई। उसके बाद 2 बार से यहाँ से आने के बाद सब ठीक था। फिर 27 नवंबर को फिर तबीयत खराब हुई, 27 या 26 को। पापा कई बार बोले हॉस्पिटल ले जाओ करके। हॉस्पिटल लोग नाटक कर रहे हैं, तुम्हारा बेल खारिज हो गया, ऐसा वैसा करके गुमराह कर रहे थे। और डॉक्टर पैसे की मांग कर रहे थे 40,000 पापा से। तो मैं पापा को बोला हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे हैं, चलो बात करते हैं करके। पैसा मांग रहे हैं यार, 40,000 कहाँ से देंगे बोले। 12-10 छतरपुर जिले के खुजराहो से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली गंभीर घटना सामने आई है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत संचालित सीएम राइज स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा पर असामाजिक तत्वों ने स्कूल परिसर में घुसकर पत्थरों से जानलेवा हमला किया, जिसमें छात्रा के सिर पर गंभीर चोट आई है। और ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब इसे स्कूल को सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता का मॉडल बताया जाता है। जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्व स्कूल परिसर में प्रवेश कर गए और छात्रों और शिक्षकों को गाली गलौज के माध्यम से बात करने लगे। और इस दौरान 11वीं कक्षा की छात्रा को निशाना बनाकर पत्थर फेंके गए। घायल छात्रा को तुरंत ही परिजनों को हवाले किया गया और बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना ने स्कूली प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बाहरी तत्वों की एंट्री पर कोई भी निगरानी नहीं थी। और घटना के बाद से छात्रा अपने परिजनों के साथ खुजराहो थाना पहुंची, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सर, एक लड़की को पीछे घर के पीछे से पत्थर मारे गए हैं। किसने मारा? सर, पता नहीं, उसके ठाकुर का घर है पीछे। हाँ। उसने पीछे से पत्थरबाजी की है। एक लड़की को पत्थर लगा है। हाँ। उसका नाम है राजा बाबू गुंजिला नाम है उसका। हाँ। ठीक है। और हम लोग इसलिए आए हैं कि आज एक लड़की को पत्थर लगा है, कल किसी और को भी पत्थर लग सकता है, इसलिए हमको न्याय चाहिए, उस पर कार्रवाई की जाए और उसे जल्द से जल्द सजा भी दी जाए। कि हायर सेकेंडरी स्कूल जो बस्ती चौराहे में है, वहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पत्थर फेंका गया था, जो कि वहाँ अध्ययनरत छात्रा को लगा था, जिसके संबंध में उनके द्वारा थाना पर आकर के इसकी जानकारी दी गई। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर लिया है संबंधित धाराओं में, और इसकी फिर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी तक नहीं, स्वयं फरियादिया थाने में उपस्थित होकर के उनके द्वारा बताया गया, तो जिस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। बस्ती चौराहे पे स्थित हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। प्रिंसिपल के साथ तमाम शिक्षक थाने पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं। सर, छात्रा के साथ मारपीट की गई? जी हाँ, कल मैं समीक्षा बैठक में था। हाँ। मुझे जैसे ही बताया गया तो आज समस्त स्टाफ पुलिस थाने आया हुआ है। अच्छा, आज आप लोग थाने आए हैं, कल क्यों नहीं? कल शाम को भी लिखित में दे दिया गया था समस्त स्टाफ के द्वारा। हाँ। कौन लोग हैं? अब ये तो मालूम नहीं है कौन लोग हैं। बताया जा रहा है विद्यालय के अंदर भी आ गए। हाँ, सुना है। हाँ, तो विद्यालय में सीसीटीवी नहीं है क्या? सीसीटीवी लगे हुए हैं। हाँ। तो फिर रिकॉर्ड नहीं हुआ उसमें? रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हाँ। क्योंकि सीसीटीवी को अभी निकलवाया गया था, उसमें से फुटेज नहीं निकल पाए।
अच्छा सोमवार तक निकल आएंगे तो उसको हम लेके पहुंचेंगे। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती है बच्ची? 11th में। 11th में। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे थे पुलिस से? उचित कार्रवाई हो। हाँ। अच्छा, तो उचित कार्रवाई हो। हालांकि यहाँ पर विद्यालय की भी बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर क्यों नहीं है? एक बच्चे गुड़िया, कौन लोग हैं जो आपके साथ मारपीट कर रहे थे? किन्ने पता, ये चोट कैसे लगी? चोट पत्थर वहां से आया तो फिर चोट लग गई। हाँ। स्कूल के पीछे से किसी ने फेंका होगा। हाँ। तो इसकी वजह से सिर में चोट लग गई। तो फिर विद्यालय के अंदर भी आए थे वो लोग? विद्यालय के अंदर, हाँ, अब ये नहीं पता वही है जो मतलब आए थे, लेकिन गाली गलौच भी की थी। स्कूल के अंदर? हाँ। स्कूल के अंदर आए थे तो वहाँ पे सीसीटीवी लगी है ना आपके यहाँ? हाँ, लगी है ना। हाँ। सर तो कह रहे हैं सीसीटीवी में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। पता नहीं, खराब होंगे इसलिए नहीं होगा रिकॉर्ड। थाने में आप स्वयं आए हैं कि सर लोग साथ में आए थे? सर लोग मतलब हम तो पहले तो हम ही लोग आए थे, फिर अभी सर लोग आए। अच्छा, कल क्यों नहीं आए थाने सर लोग और आप लोग? कल टाइम हो गया था और दवाई 6 बज गए थे यहीं यहाँ हॉस्पिटल में। दवाई होती रही, फिर घर चले गए थे हम लोग, फिर हम आज आ गए। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? क्या अब क्या बताएं? जिन लोगों ने मारपीट की कितने लोग थे? हम नहीं देखा कितने लोग थे। तो देख नहीं पाए, बस पत्थर मारा है आपको? हाँ। कितने पत्थर मारे थे? एक ही पत्थर मारा था, बस हम ग्राउंड में खड़े थे तो बस वहां से आया तो सिर में लग गया, फिर खून में बह गया, फिर हमें याद नहीं। अच्छा, तो ये 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा है कल्पना पाल, जो ललगुआ गांव की रहने वाली है। कल शुक्रवार को 3 बजे के लगभग हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे से लगातार पत्थर से वार किया गया, जिसमें छात्रा घायल हो चुकी है। यहाँ पर विद्यालय की एक बड़ी लापरवाही ये है कि विद्यालय के द्वारा तुरंत थाने में शिकायत नहीं की गई और ना ही सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है वो बताया जा रहा है। जो प्रिंसिपल है गणेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अगर रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि कोई असामाजिक तत्व विद्यालय के बाहर से ना पहुँचे। बताया जा रहा है कि कई लोग विद्यालय के अंदर पहुँचे थे, गाली गलौज कर रहे थे, तनावपूर्ण माहौल बना। ऐसे में विद्यालय भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। फिलहाल ये मामला जो है अब खजुराहो थाने पहुंच चुका है। देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। दिल्ली 24 के लिए समीर अवस्थी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदारी की अव्यवस्था से किसान लगातार परेशान हैं और इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। किसानों की समस्याओं से समझकर इसको टोकने और काटने और प्रतिदिन खरीदी की लिमिट घटाना शामिल है और इसके खिलाफ पार्टी ने आवाज उठाई। और इसी कड़ी में महेंद्रगढ़, चिरमिरी और साथ ही भरत जिले के भरतपुर तहसील कार्यालय के सामने दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक धरना आयोजित किया गया। प्रदर्शन में खंडवा, महेंद्रगढ़ और भरतपुर विकासखंड के धान खरीदारी केंद्रों पर हो रही लापरवाही को लेकर सरकार को घेरा गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महिला नेत्री सुखमती सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ऐसी गलतियां कर रही है। उन्होंने बताया कि टोकन सही तरीके से नहीं काट पाने के कारण किसानों को कई दिनों तक लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है और कई केंद्रों पर रोजाना खरीदारी की लिमिट घटने से किसान गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, क्षेत्र में आज धान खरीदी केंद्र शुरू है। पूरे जिले में या यूँ कहिए पूरे प्रदेश में जिस तरह से धान खरीदी में भर्राशाही अव्यवस्था फैली हुई है, किसान परेशान है। किसी का एग्री स्टेक नहीं हुआ, किसी का कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, किसी का टोकन नहीं कट पा रहा है, किसी का इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक उसका रकबा हटा दिए, रकबा काट दिए गिरदावली के समय। अभी किसान जो है अपना खून पसीने का कमाई जो आज खरीदी केंद्रों में बेचना चाह रहा है, उनका धान ही नहीं बिक रहा है। जो 25 कुंटल 50 कुंटल बेचते थे, उनका रकबा घटा करके 10 कुंटल 20 कुंटल कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा इसमें स्पष्ट दिखता है कि सरकार जो है धान नहीं खरीदना चाहिए। भोपाल से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बीजेपी संगठन ने मंत्री प्रतिमा बागरी को
तस्करी मामले के बाद से जमकर फटकार लगाई है। प्रदेश कार्यालय में उनकी तलब भी किया गया है, जहां पर संगठन के क्षेत्रीय मंत्री अजय जामवाला ने उन्हें करीब आधे घंटे तक चर्चा के लिए बुलाया। चर्चा के दौरान प्रतिमा से उनके भाई की गिरफ्तारी को लेकर जवाब मांगा गया। मंत्री प्रतिमा ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उनके भाई के कृत्य का उनके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और इसके बाद से संगठन महामंत्री हित्यानंद शर्मा से भी उन्होंने बंद कमरे में मुलाकात की और बैठक के बाद से लगातार संगठन ने उन्हें सख्त निर्देश भी दिए और मामले में स्पष्ट स्थिति बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर तिराहे हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसमें तंत्र मंत्र के नाम पर करोड़ों रुपए बनाने का झांसा देकर 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस जघन्य वारदात में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला ग्राम कुदरी का है, जहां पर 11 दिसंबर को एक फार्म हाउस में 3 लोगों की संदिग्ध मौत की सूची मिली थी और इसके बाद से ये सूचना मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान नितेश रात्रे और साथ ही सुरेश साहू के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध मौत का प्रतीक हुआ, लेकिन गहन जांच पड़ताल के बाद तिहारा हत्याकांड निकला। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी तांत्रिक आशीष दास ने तंत्र मंत्र के जरिए 5 लाख रुपए का 2 करोड़ 50 लाख रुपए करने का लालच देकर तीनों को फार्म हाउस पर बुलाया था और 10 दिसंबर की रात को तंत्र मंत्र की प्रक्रिया के बहाने तीनों को अलग अलग कमरे में बुलाया गया, जहां पर मौजूदा सह आरोपियों ने नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से गला घोंटकर जान लेने की बात सामने आई, जिसके बाद से पुलिस ने लगातार जांच पड़ताल तेज कर दी और इस दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने चौकी क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर नशे में धुत एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तातापानी परिषद में समीप नशेड़ी युवक राहगीरों और बच्चों पर पत्थर फेंक रहा था, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पहले युवक को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नशे की हालत में उसने लोगों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और इसके बाद से गुस्साए ग्रामीणों ने युवक के हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी युवक ने बदसलूकी की। हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जिसके चलते पुलिस ने युवक का नशा उतारने के बाद से उसे छोड़ दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और ये वीडियो वायरल हो रही है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं अब इस वीडियो पर दे रहे हैं। धमतरी शहर में 40 वार्डों पर पेयजल आपूर्ति करने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर शनिवार को अचानक से ही बड़ा हादसा हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते प्लांट के 6 में से 3 पैनल में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे आग लग गई और शहर की पानी सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। आगजनी के दौरान पैनल के पास मौजूदा एक कर्मचारी बाल बाल बच गया। घटना के बाद आशंका जताई जा रही है कि मरम्मत कार्य में समय लगने के कारण अगले 3 दिनों तक शहर में पानी की आपूर्ति बाधित रह सकती है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के लिए इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहले से ही मोटर खराब होने की शिकायत मिलती रही है। फिलहाल केवल 2 मोटर पंप ही चालू हालत में है, जिसकी क्षमता पूरे शहर में पानी सप्लाई के लिए नाकाफी है। ऐसे में 40 वार्डों में एक बार फिर से जल संकट गहराने की संभावना है। फिलहाल नगर निगम प्रशासन मौके पर सुधार कार्य में जुट गया है और हालातों पर नजर बनाए हुए है। हाँ, निश्चित रूप से 7 से 8 बजे का मध्य जो है ये हुआ था, जिसमें शॉर्ट सर्किट की घटना शामिल हुई है। मोटर पंप जो शॉर्ट सर्किट होने के बाद में पैनल जो उससे कनेक्टेड होता है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है। अभी जो मोटर पंप हैं उनको भी बनाने के लिए जो है वो तैयारी है बेसिकली, और एक मोटर पंप जो है रायपुर भेज चुके हैं बनाने के लिए। तो यथाशीघ्र बनाने का प्रयास है, लेकिन आज की जो पानी सप्लाई शाम की प्रभावित रहेगी, कल मॉर्निंग का भी प्रभावित होने की संभावना है। कल शाम से बहाल हो जाएगा, इसका पूरा प्रयास है। आज सुबह 9 बजे की घटना है। उस जब फिल्टर प्लांट जब हम लोग पुनः चालू करते हैं, शाम को लोगों को पानी मिले सुचारू रूप से करके, तो हमारे कर्मचारी गोवर्धन कौशले द्वारा जैसे ही पैनल का बटन जैसे दबाएं तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ 60 HP का 2 क्लियर वाटर सेक्शन में जो 60 HP का मोटर पंप लगा हुआ है, दोनों मोटर पंप उसके जल गया और वापस जब ट्रीट मारे तो सामने जो LT पैन लगा हुआ था, दोनों LT पैन उसमें भी ब्लास्ट। बलरामपुर जिले से एक विवादित मामला सामने आया, जहां
कुसमी एसटीएम करुण और साथ ही इसको लेकर अंसारी की धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है और जिसको लेकर शमसुद्दीन अंसारी खुले तौर पर एसटीएम को चुनौती देते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते और एसटीएम उसकी पहचान नहीं जानते। वायरल वीडियो में शमसुद्दीन ने आरोप लगाया है कि एसटीएम करुण जो है उन्हें 3 बार जेल भिजवाया और जमानत पर आपत्ति लगाई है, जिसके कारण उसे करीब 40 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। उसने कहा है कि अधिकारियों को ये समझना होगा कि वो टूट जाएंगे, लेकिन हर बार जेल से और मजबूत होकर बाहर आएंगे। वीडियो में शमसुद्दीन ये भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि एसटीएम के खिलाफ हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर कर दी है और चौथी याचिका जल्द ही दायर करेंगे और इसको लेकर अब जो यहाँ पर है वो प्रशासनिक हलचल मच गई है और इसको देखते हुए वीडियो पर अब संज्ञान लेने की बात भी फिलहाल सामने आ रही है। याद रखो एसडीएम करुण डहरिया, तुमने शमसुद्दीन को पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं हो शमसुद्दीन को। मैं अल्लाह के सिवा और किसी से डरता नहीं हूँ। तुमने 3 मर्तबा हमको जेल में भेजा और तूने हमारी जमानत आवेदन पर ऑब्जेक्शन भी लगाया, इसलिए मुझे 40 दिन तक जेल में रहना पड़ा। तुमने सोचा होगा कि अब शमसुद्दीन टूट जाएगा, लेकिन तुम याद रखो एसडीएम करुण डहरिया, मैं जब जब जेल को जाता हूं तब और स्ट्रोंग होकर वापस आता हूं। तुम्हारे खिलाफ 3 पिटीशन हाई कोर्ट में लगा चुका हूं और चौथा पिटीशन बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर लग जाएगा और मैं तब तक पिटीशन लगाता रहूंगा जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाएगी और तुम जेल नहीं चले जाओगे। मुझे पता है तुम यहाँ सागर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का कार्य देख रही टाटा कंपनी की कथित लापरवाही के कारण आज सुबह कई दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि सागर शहर में राजघाट से पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसका संचालन करीब 2.5 साल पहले नगर निगम द्वारा टाटा कंपनी को सौंपा गया था और वर्तमान में कंपनी द्वारा नई पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था। पिछले 2 दिनों से भगवानगंज क्षेत्र में लल्लू भाई परिषद में भी नई लाइन का कार्य चल रहा था, लेकिन कंपनी की लापरवाही के चलते क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से बिना मरम्मत किए ही पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई और जिसके चलते दुकानों में अचानक पानी भर गया, जिससे मोबाइल और सोने चांदी के दुकानों में रखा कीमती सामान पानी में तैरता नजर आया और दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर मौजूदा दुकानदारों ने आरोप लगाया कि इस हादसे के लिए टाटा कंपनी पूरी तरह से जिम्मेदार है। इधर सुबह 5 बजे नगर निगम और टाटा योजना के गड्ढा खोद रहे थे रोड में पूरा, जिनने अपनी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई टाटा की, तो उससे सुबह 7 बजे जब इन्होंने नल चालू किए हैं पानी सप्लाई वाले, तो पूरी दुकान में 4 फीट 3 फीट के करीब पानी भर गया हमारी पूरी शॉप तक और वो करीब 1 घंटे तक पानी चलता रहा निगम द्वारा, उसमें कुछ भी पानी सप्लाई बंद नहीं हुई। तो करीब हमारे 400 के 500 मोबाइल पानी में डूबे रहे, 10 से 12 टीवी एसेसरी फर्नीचर पूरा पानी में 2 से 2.5 फीट तक डूबा रहा। तो करीब 40 से 45 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो गया उसमें, एसेसरी का, मोबाइल का, टीवी का। 3 फुट पानी भरा गया है और इससे पूरी दुकान में नुकसान हो गया है। हमारी सोने की जो कीट होती है, जो कि हर सोने चांदी के दुकानदार हर 1-2 साल में बेचता है, करीबन वो 2 से 3 लाख की बिकती है, तो उसका पूरा नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ पे पूरा फर्नीचर में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत हानि हुई है और जितने भी केमिकल होते हैं हमारी दुकान में, सोना चेक करने वाला केमिकल, एक्सेट्रा सब कुछ जो भी केमिकल होते हैं, सारे में बहुत हानि हुई। नर्मदापुर जिले के इटारसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर किन्नरों के 2 गुटों के बीच आपसी विवाद के दौरान थाने में फिनाइल पीने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि इलाके में वर्षा को लेकर हुए लड़ाई झगड़े के बाद से ये घटना इटारसी थाना क्षेत्र में घटी। फिनाइल पीने से 2 किन्नरों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद से उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और पूरे घटनाक्रम की जाँच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये कदम किन परिस्थितियों में उठाया गया और विवाद की असल वजह क्या थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और वीडियो वायरल होने से पुलिस प्रशासन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भरतपुर ब्लॉक के जनकपुर क्षेत्र में रेत माफियों के आतंक का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर
संचालन और कांग्रेस नेता अंकुर सिंह के साथ लूटपाट, मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी गई है और इस सनसनीखेज की घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार हमलावर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो 3 वाहनों में सवार होकर जनकपुर पहुंचे थे। आरोप है कि बदमाशों ने शहवी लॉन्ज में जाकर जबरन घुसे और अंकुर सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट की और नकदी और सामान की लूट के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है और इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से एक वाहन और एक आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी जो हैं वो मौके से फरार हो गए और वह घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रेत माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पूरे नेटवर्क के खुलासे को लेकर लगातार मांग तेज हो गई। ऐसे में फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल शाम की घटना है, लगभग 6:45 बजे के आसपास। मैं अपने इलाज पे बैठा हुआ था, तब तक वहाँ पर लगभग 20 से 22 लोग 3-4 गाड़ियों पे लगभग आए और आकर के मुझसे पूछे कि अंकुर सिंह तुम हो? बोला हाँ, और मेरे ऊपर एकदम हमला करने की प्रवृत्ति पे आ गए। और उसमें से कुछ लोग हथियार रखे थे और इन लोगों ने काउंटर पे रखा हुआ मेरा पैसा था उसको छीना और इसमें कोई मिश्रा करके था जिसको बाद में हम लोगों ने पकड़ा था, वो मेरा हाथ पकड़ लिया, कहीं मेरे फ़ोन को ले लिया, कहीं फ़ोन नहीं करने दे रहा था और ये सब गाली गलौज करने लगे। यहाँ पे इत्तेफाक से तब तक गांव के बहुत से लोग वहाँ पर आ गए। अपने साथियों के साथ अरुण मिश्रा आया और इन्हें जो है माँ बहन की बुरी बुरी गाली देकर जान से मारने का धमकी देकर हाथापाई किया गया। 236/2025 धारा 333, 296, 351(3), 115(2), 3(5) BNS का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में दिया गया है। कल छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में घने जंगलों के बीच स्थित मूरनगढ़ का पहाड़ अपनी ऊंचाई, इतिहास और रहस्यमयी कारणों से काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और लगभग 2000 फीट से अधिक ऊंचा ये पहाड़ जिले का सबसे ऊंचा माना जाता है और आज भी शोधकर्ताओं, पर्यटक और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जिला मुख्यालय में करीब 140 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ और साथ ही जनकपुर मार्ग होते हुए भरतपुर जनपद पंचायत के ग्राम उमरावा में इसे पहाड़ तक पहुंच सकते हैं और चारों ओर फैले घने जंगल, पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता इसे संभावित हिल स्टेशन का स्वरूप प्रदान कर रही है और ऐसे में 15वीं और 16वीं शताब्दी का यहाँ पर राजा का किला है और ऐसे में ये देखने के लिए बेहद ही उत्साहित होकर लोग पहुँचते हैं। ऐतिहासिक साथ साथ पुरातत्व और दृष्टि से भी ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहाड़ माना जाता है और इसको लेकर जिला नोडल अधिकारी का कहना है कि यहाँ पर मिले अवशेष क्षेत्र के समृद्धि अतीत की ओर संकेत कर रहे हैं। रेडगढ़ जो पहाड़ है वो एमसीबी जिले का सबसे ऊंचा पहाड़ है और लगभग 2 से 2500 फीट। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।